सुना था कि आप पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे। जो आपके भाई है या जो आज आपके मम्मी पापा है वो अभी क्या करते हैं? वीकनेसेस तो वैसे पब्लिक के सामने नहीं रखनी चाहिए, बट हाँ एक वीकनेस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी पब्लिक के सामने कि जब मैं किसी भी लीडर एक्सपेक्टेशंस थी उन पे कि दीनदार आदमी है, शायद हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, बाय वन वे और अदर वे इनडायरेक्टली वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ मैम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इंशाल्लाह अभी छोटी एक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नाम साइमा जान, डीडीसी बड़गाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपका वेलकम करते हैं हम अपनी चैनल सहा टाइम्स में। मैं इंशा ज़रा। तो सीधे हम अपने पहले सवाल पे आते हैं। तो साइमा जी, हमारा आपसे पहला सवाल, ये पॉलिटिक्स में आना लक बाय चांस था, बाय चांस या प्री प्लान था? एक्चुअली अगर बात करेंगे ये प्री प्लान भी नहीं है और बाय चांस भी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले सोशल एक्टिविज्म का काम किया है अपने बीकेपुरा एरिया में। लाइक NRLM के थ्रू मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो तब मैंने देखा कि गाँव की ओर कोई देखता ही नहीं है। अगर हमारी महिलाओं को लेके बात हो या हमारे युवाओं को लेके बात हो, चाहे हमारे ओल्ड एज बुजुर्ग की बात हो, कोई देख ही नहीं रहा है हमारी ओर। सो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया कि जनाब, अगर आपने अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो आपने ज़रूरी पॉलिटिक्स में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक बात की जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर की, तो हमारा सारा जो निज़ाम चलता है वो थ्रू पॉलिटिक्स ही चलता है। तो वहाँ पे मेरा एक कॉन्सेप्ट जाग गया था कि चलो इंशाल्लाह हम भी ट्राई करेंगे, इसमें हम अपने लोगों के काम करेंगे। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने हमारा सपोर्ट दिया, हमें इस लायक बना दिया कि जो हम हैं हम किसी के काम आ जाए। तो वहाँ से ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, वहाँ क्लिक कर गई थी कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ। जी। तो आप इतने सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सालों में आपको किन किन प्रॉब्लम्स, किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? बिल्कुल, जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासी मैदान की, यहाँ पे एक लड़की को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद एक लड़की ये कुर्सी सही से नहीं चला सकती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे 3 टायर सिस्टम आ गया, जो निज़ाम बन गया कि जो 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को दी गई है, उससे ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। क्योंकि जितनी भी हमारी महिलाएं इसमें आ गई पॉलिटिक्स में, इधर चाहे वो MLA के रोल में आ गई, चाहे वो DDC के रोल में आ गई, चाहे वो BDC के रोल में आ गई, इधर चाहे वो PRI सिस्टम में आ गई, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चेंज करा कि नहीं, जो लड़की हैं वो मर्दों से ज़्यादा काम कर सकती है और बेहतर तरीके से कर सकती है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई हैं पहले, लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो ये 33% रिजर्वेशन अभी 3 टायर सिस्टम में है, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ये रिजर्वेशन होगी, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं वो एक मुतमईन तरीके से और एक प्रॉपर तरीके से जो नुमाइंदगी है वो अपने एरिया में प्रॉपर तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। जी। तो साइमा जी, क्या आप हमें अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात करेंगे हमारी फैमिली के बारे में, हमारी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स जितने भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। क्योंकि मुझे लगता है विदाउट पेरेंटल सपोर्ट कोई चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती। तो जिस किसी भी कैरियर में हम अपना लक आजमाना चाहेंगे, पहले माँ बाप की दुआ साथ होनी चाहिए और अपने घर वालों का साथ होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत भरपूर मिला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा अगला सवाल, आप पॉलिटिक्स में आने से पहले किस फील्ड में थी? आप क्या करते थे इससे पहले? बिल्कुल, मेरा जो फील्ड था, मैं एज स्पोर्ट्स पर्सन अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवल पे हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मेरा सबसे बड़ा रोल था कि मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती थी, ताकि अगर लड़की हमारे घर से बाहर जाए वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, वो चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था। इवन मैं अभी भी उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो लक्ष्य है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान की एक एक बेटी को हम अपना डिफेंस नहीं सिखाएंगे, ये लक्ष्य तब तक ख़त्म नहीं होगा। जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने कांग्रेस का हाथ थामा, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि आपने BJP या किसी और पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा? देखिए, आप देख सकते हैं कि
कांग्रेस का जो टाइम रहा है, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। अभी हमारे जो लोग हैं उनका भी सवाल आ रहा है जी जनाब कांग्रेस ने क्या किया है। अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लेकिन बेरोज़गारी भी इतनी आम नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे आप देख सकते हैं कि इतनी महंगाई भी नहीं थी। जो हमारा 400 रुपये का गैस सिलेंडर है वो आज 1120 रुपये का पहुंच गया है, करीबन 1200 रुपये तक पहुंच गया है। और जितनी भी हमारी भर्तियाँ थी वो हमारी कांग्रेस हुकूमत ने की थी, चाहे जॉब क्रिएशंस थी चाहे अपॉइंटमेंट्स थी, वो सारी कांग्रेस हुकूमत ने की थी। इन शॉर्ट कांग्रेस ने एक हिंदुस्तान का वजूद डाला है, हमारे जम्मू कश्मीर का वजूद कांग्रेस ने डाला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वाने में लगी है, अब मुस्लिम प्ले कार्ड्स खेलने में लगी है, मंदिर मस्जिदों के नाम पे लोगों को लड़वाने पे लगी है। उससे हमारा क्या है कि जो हमारे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा ठप हो गया। इन शॉर्ट खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के युवा आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे बेरोज़गार हो गए हैं, जो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। अगर हमें सच में अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना है तो ये मेरी मैसेज रहेगी हर एक के लिए कि वो कांग्रेस का दामन थाम ले, क्योंकि कांग्रेस ऐसी वाहिद पार्टी है जो इस टाइम पे इस वबा से लड़ रही है। अगर हमने इस वबा से नजात पानी है, भाजपा सरकार से नजात पानी है, तो हमारे लिए एक सिंपल सा सल्यूशन है, वो है इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी। जी, तो सायमा जी आप तकरीबन 4-5 साल से डीडीसी की पोस्ट पे है, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि इन सालों में आपने क्या क्या डेवलपमेंट्स लाई, आपने क्या तरक्की करवाई एज ए डीडीसी? बिल्कुल, मैंने 22 जनवरी 2021 को ये इलेक्शन जीता है। जब से मैं एज डीडीसी अपना रोल निभा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑन ग्राउंड चेक करेंगे जितनी भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो बिजली को लेके हो, पीने के पानी को लेके हो या रोड्स हो, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन फोकस रहा है वो रहा है खेल कूद की ओर। हमारे जो बच्चे हैं जो ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं उनके लिए छोटे छोटे से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाए ताकि वो खेल कूद की तरफ रागिब हो और हमारे बच्चे नशे जैसी वबा से दूर रहे। और मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा और मकसद था वो था एजुकेशन सिस्टम। ऑलमोस्ट बीकेपुरा के हर एक स्कूल में हम लोगों ने डिजिटल क्लासरूम्स बनवाए हैं, ताकि जो हमारा बच्चा है जिसको कल को आफ्टर हायर एजुकेशन जब बाहर जाना पड़ता है या अपने गांव से जब वो बाहर आ जाता है तो वो कम्पीट नहीं कर पाता है मतलब बाकी बच्चों के साथ। वो समझ रहा है कि जनाब ये कंप्यूटर क्या है, ये डिजिटल ज़माना क्या है। हम चाहते हैं कि जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारे बच्चे को प्री नर्सरी से पता चले कि जनाब ये क्या है, जो बेसिक एजुकेशंस हैं वहाँ से ही पता चले हमारे बच्चे को ये क्या है, ताकि वो फ़र्क ना कर पाए कि जनाब ये जो हैं कि सरकारी स्कूल में हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। नहीं जनाब, हमने सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटी दी है जो आज प्राइवेट स्कूल के बच्चे ले रहे हैं। और मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो अभी प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ हैं जल्द से जल्द वो अगर मुंतखब कर दी जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, तो हमारे बच्चों के लिए वो बेहतर होगा। जी, तो मैम पॉलिटिक्स से हट के अब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सुना था कि आप पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, जो आपके भाई है या जो आज आपके मम्मी पापा है वो अभी क्या करते हैं? देखिए, ये तो एक नसीहत है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची को आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने इस काबिल बना दिया कि एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची भी रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्पल है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं। मेरी फैमिली अभी भी वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी, क्योंकि ये सियासत के मैदान से हमने अपने घर नहीं भरे हैं। हम लोगों ने सिर्फ जो पब्लिक का हक है वो एक आम इंसान आम जनता तक पहुंचाया है, जो उनका हक है, उनकी आवाज़ बने हैं। और मेरे पेरेंट्स अभी वही कर रहे हैं कि जो आम लोगों का हक है हमें नसीहत कर रहे हैं कि बेटा ये हक आपने बराबर आम जनता तक ही पहुंचाना है। तो एज है मेरी, अभी ये एज है अपना कैरियर बनाने की, लोगों के काम करने की। इंशाल्लाह जब टाइम होगा, नसीब में लिखा होगा, तो शादी भी हो जाएगी। तो मैम आप हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी आवाम है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है मेरी आवाम है, और
जितना भी जो है मेरे स्ट्रेंथ्स वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाम है, क्योंकि जो मेरी आवाम है वो हमेशा मेरी स्ट्रेंथ बनी है, मेरे पेरेंट्स मेरी स्ट्रेंथ बनी है, मेरे कलीग्स मेरी स्ट्रेंथ बनी है, मेरी जो खास करके जो गरीब जनता है, गरीब तबका है, वो मेरी स्ट्रेंथ बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरी आवाम मेरी स्ट्रेंथ बनी है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो आवाम है हमेशा मेरी स्ट्रेंथ ही बनी रहे। तो मैम आपकी वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस तो करेंगे आपके लिए, ये करेंगे, ये मेरी बड़ी वीकनेस है कि जब उसका पास्ट हमें पता हो कि इस लीडर ने कुछ किया नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, आई एम सॉरी। जैसे कि हमारे एरिया में रहे हैं चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से कैबिनेट मिनिस्टर, लोगों की बड़ी तवक्को थी, लोगों की बड़ी वो बोलते हैं एक्सक्यूज में मुंह पे बोलती है, मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, जो क्या कभी कभी पब्लिक में बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोलती हूँ, क्या करूँ। एक अहद किया है कि लोगों को धोखा ना दूँ, तो इस चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं वीकनेस भी नहीं बोलूँगी, ये भी मेरी स्ट्रेंथ ही है कि मैं लोगों के मुंह पे बोलती हूँ। बट क्या है कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना अपने देखने का नज़रिया होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जनाब मैडम की वीकनेस है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मैडम की स्ट्रेंथ है। अब आप लोग ही डिसाइड कर लीजिएगा ये मेरी वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है। जी, तो मैम हमारा आखिरी सवाल आपसे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जो हमें आवाम के प्रति सपोर्ट मिल रहा है, जो हमें आवाम के प्रति प्यार मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में हम ज़रूर असेंबली कुर्सी पे होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम फिर से शुक्रगुजार हैं, आपने इतना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। देखते रहिए सहा टाइम्स इंशा ज़हरा के साथ।